हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एस एन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम फिर से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाले चैप्टर से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है अपना मानव जनन वाले चैप्टर में, जो हम नर मानव या नर जनन तंत्र का डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर अब तक की जो क्लासेज हैं, लास्ट क्लासेज जो थी अपनी, उसमें वैसा डिफरेंस तक डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट आज जो बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे यूरिथ्रा है, मूत्र मार्ग, इसके अलावा इसमें पेनिस, सीसन और साथ में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी नर मनुष्य में जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं, उन सब का हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मूत्र मार्ग। अगला जो अपना टॉपिक है आज का, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। इसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। देखो, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा क्या चीज है, तो इसको थोड़ा अपन रफली डायग्राम से समझें। तो देखो, जैसे मान लो ये जो पार्ट है अपना नर मनुष्य के अंदर, ये जो पार्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये बना लिया मान लो हमने मूत्राशय वाला पार्ट। क्या बना लिया हमने? ये मूत्राशय वाला पार्ट बना लिया। अब मूत्राशय से यहां से जो एक नलिका निकल रही है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं उसको? मूत्रवाहिनी। ठीक है, यानी ये क्या है? मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इसके ठीक पीछे जो हम बात कर रहे थे इससे पहले वाली क्लास के अंदर, कि जो शुक्रवाहिनी होती है, वो शुक्रवाहिनी उसका अंतिम सिरा फूल करके इस प्रकार से, ठीक है, एक संकुचनशील संरचना का निर्माण करता है, संकुचनशील थैलेनुमा संरचना। इस संकुचनशील थैलेनुमा संरचना को बोलते हैं शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय। ठीक है, तो देखो, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी और शुक्राशय से निकलने वाली स्खलन वाहिनी, क्या बोलते हैं इसको? स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये जब दोनों मिल जाती हैं तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं मूत्र मार्ग। यानी मैं कहूं कि शुक्राशय से निकलने वाली ये जो संरचना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? स्खलन वाहिनी बोल रहा हूं, इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये, इसको हम बोल रहे हैं मूत्रवाहिनी, यूरिनरी डक्ट, मूत्रवाहिनी। जब ये दोनों मिल गई है इसमें, तो मिलने के बाद में ये जो पार्ट बना है इतना, ठीक है, इस भाग को अब हम क्या बोलेंगे? इस भाग को हम बोलेंगे मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे इसको? अब हम मूत्र मार्ग बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, तो मूत्र मार्ग क्या होता है? ठीक है, तो मूत्र मार्ग की अगर हम डेफिनेशन दे, सिंपल सी डेफिनेशन दे दे, ठीक है, तो मूत्र मार्ग जो होता है वो स्खलन वाहिनी तथा मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी, ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? मूत्र मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये रफली डायग्राम के अंतर्गत आप आसानी से इसको समझ जाएंगे भी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, यानी इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अब इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो अगर हम बात करें मूत्र मार्ग क्या है, तो आप बताएंगे कि मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी और शुक्राशय से निकलने वाली स्खलन वाहिनी, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक पतली लंबी संकुचनशील, ठीक है ना, क्या कैसी नलिका होती है? एक पतली लंबी संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील नलिका नुमा संरचना,
नलिका नुमा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिका नुमा संरचना, ठीक है, क्या कहलाती है? मूत्र मार्ग कहलाता है। इस मूत्र मार्ग की लंबाई अगर हम बात करें, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी टोटली लंबाई मानी गई है नर मनुष्य के अंदर एवरेज 15 से 20 सेंटीमीटर मानी गई है, 15 से 20 सेंटीमीटर मानी गई है। यानी इसका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण बता दोगे? शुक्राशय से निकलने वाली स्खलन वाहिनी, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मूत्र मार्ग बना रहे हैं। लंबाई कितनी बताई? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है नर मनुष्य में इसकी एवरेज लंबाई। कैसी संरचना होती है? पतली लंबी संकुचनशील नलिका नुमा संरचना होती है। अब इसका कार्य क्या है? देखो, जो मूत्राशय से मूत्र भी उत्सर्जित होगा इसके द्वारा, और इसमें साथ ही शुक्राशय से क्या आएगा? मतलब वीर्य जो है ना, यहाँ इसमें ऊपर से किडनी वाले पार्ट से आ रही है मूत्रवाहिनी आ रही है, ठीक है, वो भी मूत्रवाहिनी नाम दे रहे हैं उसको भी अपन, ठीक है। फिर बात करें कि मूत्र मार्ग जो होता है नर मनुष्य के अंदर, जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग को माना गया है उभयनिष्ठ मार्ग। क्या माना गया है इसको? उभयनिष्ठ मार्ग माना गया है। उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब, इस उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब होता है कि इसके द्वारा नर मनुष्य में वीर्य तथा मूत्र का उत्सर्जन होता है। वीर्य तथा मूत्र का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसलिए क्या मानते हैं इसको? एक उभयनिष्ठ मार्ग मानते हैं। और यही मूत्र मार्ग सीसन के मध्य भाग से गुजरकर, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? पेनिस, सीसन बोल रहे हैं, ठीक है। और सीसन के मध्य भाग से गुजरकर ये एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जिस छिद्र को बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं यूरेथ्रल मीएट्स, यूरेथ्रल मीएट्स, मूत्र जनन छिद्र बोल सकते हैं, या इसको यूरियोजेनाइटल पोर बोल सकते हैं, मूत्र जनन छिद्र। इसके द्वारा ये बाहर होता है, सीसन के मध्य भाग से होकर गुजरता है। अब बात आती है कि नर मनुष्य में जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं? तो इसके 3 पार्ट माने गए हैं। नर मनुष्य के अंदर मूत्र मार्ग जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। देखो, इसके जो मतलब पार्ट्स हैं, है ना, पार्ट्स कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या होता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, देखो, अपने मूत्राशय के ठीक नीचे की तरफ, मूत्राशय के ठीक नीचे की तरफ क्या होता है? एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ठीक है, ये संख्या में तो क्या होती है भाई? 1 होती है। संख्या में तो क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही होती है, परंतु ये अनेक पिंडों में बटी होती है। ध्यान से सुनना, प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 होती है, अनेक पिंडों में बटी होती है, सिंघाड़े जैसा इसका आकार होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य भाग से जो गुजरने वाला पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, नर मनुष्य में एक सहायक जनन ग्रंथि मानी गई है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य भाग से जो गुजरता है ना मूत्र मार्ग का भाग, देखो ये भाग गुजर रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि मध्य से, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य भाग से जो भाग गुजर रहा है मूत्र मार्ग का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसकी लंबाई मानी गई है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी मानी गई है? 2 से 4 सेंटीमीटर। और ये होता क्या है? तो आप बताएंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरने वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड के मिड पार्ट से ग्रंथि के मध्य से गुजरने वाला भाग, गुजरने वाला जो भाग है मूत्र मार्ग का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बोलते हैं। फिर जो दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर, दूसरा पार्ट वो आता है इसमें शिशनीय मूत्र मार्ग। दूसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है भाई? शिशनीय मूत्र मार्ग आता है, ठीक है। यही उसके अपन बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। शिशनीय मूत्र मार्ग
यानी मूत्र मार्ग का वो भाग है जो शीशन के मध्य भाग से होकर गुजरता है। ठीक है, मूत्र मार्ग का वो भाग जो शीशन के सॉरी अपन दूसरा जो भाग है, देखो मूत्र मार्ग का जो भाग शीशन के मध्य भाग से, यानी अपन कहें ये जो पार्ट है पूरा, ठीक है, इस पार्ट में आगे जो पार्ट है पूरा शीशन वाला है। ठीक है, तो शीशन के मध्य भाग से गुजरने वाला जो भाग होता है वो शीशन ये मूत्र मार्ग होता है। इसको मैं बोल दूं कि शीशन के मध्य से गुजरने वाला, शीशन के मध्य से गुजरने वाला मूत्र मार्ग का भाग, मूत्र मार्ग का भाग क्या होता है, शीशनीय मूत्र मार्ग होता है। नंबर 3 अगर हम बात करें इसमें तो आता है झिल्लीय मूत्र मार्ग, झिल्लीय मूत्र मार्ग यानी मेम्ब्रेन्स यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन्स यूरेथ्रा। ठीक है, झिल्लीय मूत्र मार्ग कौन सा है, इसकी लंबाई सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मानी गई है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। झिल्लीय मूत्र मार्ग का है जो मतलब देह भित्ति को भेद करके बाहर आ रहा है, यानी मूत्र मार्ग का जो भाग जो शरीर देह भित्ति को भेद कर बाहर निकलता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं झिल्लीय मूत्र मार्ग या मेम्ब्रेन्स यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसकी लंबाई मानी गई है लगभग 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर। तो ये था यूरेथ्रा वाला एक छोटा सा टॉपिक है अपना। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकल रही है छोटी सी, ठीक है, शुक्राशय से स्खलन वाहिनी निकल रही है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मूत्र मार्ग बना रहे हैं। ठीक है, एक संकुंचनशील नलिकानुमा संरचना माना गया है इसको। संकुंचन यानी जब इसमें वीर्य जब निकलता है तो इसमें संकुचन होते हैं, इसलिए संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मानते हैं इसको। इसको उभयनिष्ठ मार्ग भी माना गया है, मतलब इसमें वीर्य का उत्सर्जन भी होगा और साथ में मूत्र का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, मैथुन के समय वीर्य उत्सर्जित होता है और अन्यथा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो मूत्र है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, फिर हम इसकी लंबाई देखें तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। ठीक है, ये शरीर से बाहर खुलता है, मूत्रजनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं अलग अलग। ठीक है, इससे अगला जो अपना टॉपिक आता है, इससे अगला टॉपिक वो अपना रहता है शीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो शीशन, अगला जो टॉपिक है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अपना मतलब जो सहायक जनन अंग होते हैं ना नर के, ठीक है, उसमें अंतिम बिंदु बोल सकते हैं इसको सहायक जनन अंग, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल या अपन कहेंगे भी मेल ह्यूमन मेल। ठीक है, देखो इसमें अगला जो बिंदु अपना वो आता है शीशन या शीशन ना पेनिस, शीशन या पेनिस, शीशन या पेनिस। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो अब देखो शीशन या पेनिस क्या है। तो शीशन या पेनिस जो होता है वो नर मनुष्य में एक बाह्य जननांग के रूप में माना गया है। किस रूप में माना गया है भैया, बाह्य जननांग के रूप में। जैसे मादा के अंदर बाह्य जनन अंग के रूप में भग या वुल्वा को मानते हैं, वैसे ये भी क्या है, बाह्य जननांग है। ठीक है, कैसा होता है, अपन कहेंगे बेलनाकार होता है। ठीक है, बेलनाकार होता है, ठीक है, मोटा होता है, पेशीय होता है, पेशीय और उत्थानशील अंग होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, उत्थानशील अंग होता है। ठीक है, यानी बेलनाकार मोटा पेशीय उत्थानशील अंग बाह्य जनन अंग के रूप में क्या होता है, नर मनुष्य में शीशन होता है, संख्या में एक ही है। ठीक है, अब बात करें अपन शीशन का जो निर्माण है, ठीक है, वो किस रूप में मतलब माना गया है। देखो इरेक्टाइल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, थिक, मस्कुलर, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके अलावा इसको कोपुलेटरी ऑर्गन भी माना गया है। क्या माना गया है इसको, कोपुलेटरी ऑर्गन, मैथुन अंग भी माना जाता है। नर मनुष्य मैथुन अंग के रूप में क्या होता है, शीशन होता है। देखो इसका जो निर्माण है, शीशन का जो निर्माण है वो 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों से होता है। कितने से होता है, 3
स्पंजी अनुलंब डोरियों द्वारा होता है इसका निर्माण। 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों से होता है, अनुलंब डोरियों से इसका निर्माण होता है। अब 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों से इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। 3 स्पंजी अनुलंब डोरियां कौन सी हैं? देखो इसमें 2 तो होती है पार्श्व में, 2 तो कहां होती है? पार्श्व में, साइड में होती है, ठीक है। 2 तो कैसे कैसे होती है? पार्श्व में होती है। उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कवर्नोसा। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरा कवर्नोसा बोलते हैं, ठीक है। एक होती है संख्या में 1, वो होती है कॉर्पोरा कवर्नोसा के नीचे अधर भाग पर, ठीक है ना, है ना। अपन कहें भी कॉर्पोरा कवर्नोसा के नीचे अधर भाग पर, ठीक है। कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी हम बात करें कि 2 तो कहां है? कॉर्पोरा कवर्नोसा। जैसे हम बात करें कि भाई जैसे मान लो ये है भाई 2, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 मार्कर ले लिए मैंने, ठीक है। इस प्रकार से ये तो हो गई 2 मतलब पार्श्व साइड में, ठीक है। फिर जो 1 होती है वो इनके नीचे अधर भाग पर इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से होती है भैया, ठीक है ना। जैसे हम बात करें इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 है ना, देखो इस प्रकार से देख रहे थे इसको, इस प्रकार से है ये, ठीक है। ये 2 तो क्या है? पार्श्व में है, कॉर्पोरा कवर्नोसा, और 1 क्या होती है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। इन दोनों के ठीक नीचे होती है। और ध्यान रखना कि जो कॉर्पस स्पोंजियोसम होती है, यही क्या करती है? यही सीसन की संपूर्ण लंबाई में होती है। सीसन की संपूर्ण लंबाई के अंदर यही होती है, लंबाई में यही होती है, यानी लंबाई में पाई जाती है ये, ठीक है। और इसी का जो अग्र भाग होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम का, ठीक है, इसी का अग्र भाग फूलकर क्या बनाता है? सीसन मूंड बनाता है। क्या बनाता है भाई? सीसन मूंड बनाता है, या पर कहेंगे भाई ग्लांस पेनिश बनाता है, ग्लांस पेनिश बनाता है। यानी कॉर्पस स्पोंजियोसम सीसन की संपूर्ण लंबाई के अंदर फैली है और आगे से फूल जाती है वो। जैसे मान लो मैं बताया था अभी, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 क्या है? ये 2 तो हैं कॉर्पोरा कवर्नोसा, और 1 क्या होती है? इनके ठीक नीचे होती है अधर भाग पर, ठीक है। और ये आगे यानी संपूर्ण लंबाई के अंदर फैली है, ठीक है। और ये इसका अगला जो भाग होता है फूलकर क्या बना रखा है? सीसन मूंड बनाता है, ग्लांस पेनिश बनाता है, ठीक है। यानी सीसन बाह्य जनन अंग है, मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है नर मनुष्य में, बेलनाकार होता है, मोटा पेशी उत्थानशील अंग होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। जब मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत होती है तब ये मतलब इसकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि हो जाती है, इसलिए उत्थानशील अंग बोलते हैं इसको। निर्माण 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों से इनका निर्माण होता है। 2 तो क्या होती है? पार्श्व, जैसे मैंने बताया पार्श्व में होती है, कॉर्पोरा कवर्नोसा बोलते हैं। 1 क्या होती है? कि नीचे होती है अधर भाग पर, ठीक है, और संपूर्ण लंबाई के अंदर फैली होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम ही है जो सीसन की संपूर्ण लंबाई में फैली होती है, और साथ ही इसी का अग्र भाग फूलकर क्या बनाता है? सीसन मूंड बनाता है, ग्लांस पेनिश बनाता है। अब देखो जो ये तीनों स्पंजी अनुलंब डोरियां होती हैं, ठीक है, इन डोरियों में क्या पाए जाते हैं? इन डोरियों के अंदर 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों में क्या होते हैं? रुधिर कोटर होते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें? रुधिर कोटर पाए जाते हैं, यानी ब्लड चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। और वे रुधिर कोटर जब मान लो सीसन शिथिल अवस्था में होता है, ठीक है, हम कहें कि भाई जब सीसन जो है वो किस अवस्था में है? शिथिल अवस्था में है, ठीक है। शिथिल अवस्था में जब होता है ये, ठीक है, तब इसकी लंबाई मानी गई है 3 इंच, ठीक है। लंबाई कितनी मानी गई है इसकी? 3 इंच मानी गई है लेंथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रुधिर कोटर जो इन अनुलंब डोरियों में हैं
वो रुधिर कोटर क्या होते हैं, खाली होते हैं। शिथिल अवस्था का मतलब क्या है, वो खाली है। लेकिन जैसे ही मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत होती है, मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत होती है, उत्तेजना जागृत होती है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, हृदय के द्वारा, वैसे ही हृदय के द्वारा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण शीशन की ओर हो जाता है, शीशन की ओर हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे रुधिर कोटर जो थे, रक्त पात्र जिनको हम बोल सकते हैं, ब्लड चैम्बर, ठीक है, वे रुधिर से भर जाते हैं, रुधिर से भर जाते हैं। और रुधिर से भरते ही क्या हुआ, शीशन की लंबाई और मोटाई में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। शीशन की लंबाई और मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि, ठीक है। और उसी दौरान जब मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत हो रही है, ठीक है, तो हृदय के द्वारा क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा शीशन की तरफ, तो उससे क्या होता है, रक्त पात्रों में रुधिर भर गया, तो शीशन की लंबाई मोटाई बढ़ गई, ठीक है। और मैथुन के दौरान इसको मादा जननांगों में, योनि में प्रवेश करवा करके वीर्य का स्खलन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बाह्य जननांग मैथुन अंग के रूप में शीशन, ठीक है। अब बात आती है कि जो इसका जो कॉर्पस स्पोंजियसम वाला भाग जो होता है, जो कि एक स्पंजिकुलम डोरी है, जो कि कॉर्पोरा कवर्नोसा के ठीक नीचे अधर भाग पर होती है, सस्सिन की संपूर्ण लंबाई फैली होती है, ठीक है। इसका जो अगला भाग खुलकर क्या बना रहा है, शीशन मूंड। इस शीशन मूंड पर क्या होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। शीशन मूंड पर यानी ग्लांस पेनिस पर, शीशन मूंड पर एक अस्थाई पतला झिल्लीनुमा आवरण होता है, एक अस्थाई पतला झिल्लीनुमा आवरण होता है, ठीक है। और अस्थाई पतला जो झिल्लीनुमा आवरण माना गया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीशन मुंडाच्छद, शीशन मुंडाच्छद बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या फोरस्किन, फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है, प्रीप्यूस या फोरस्किन। देखो शीशन मूंड पर मिलने वाला अस्थाई पतला झिल्लीनुमा आवरण, यानी जब शिथिल अवस्था में होता है तब तो ग्लांस पेनिस को वो आवरण ढके रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत होती है तो ये आवरण जो होता है वो हट जाता है, ठीक है, और शीशन मूंड जो है उभर कर बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या मानते हैं, इसको अस्थाई पतला झिल्लीनुमा आवरण मानते हैं, और इसी को क्या बोला गया है, शीशन मुंडाच्छद या प्रीप्यूस या फोरस्किन माना गया है इसको, ठीक है। फिर बात आती है कि शीशन के ऊपर जो होता है, मतलब एक उदरी आवरण होता है, पतला त्वचीय आवरण बना होता है, वो तो पूरी लंबाई के अंदर फैला होता है, वो स्थायी होता है, वो हटता नहीं है, ठीक है। फिर बात करें कि मानव शीशन जो होता है, मानव शीशन, ठीक है, मानव शीशन एक पेशीय संरचना है, क्या होती है, एक पेशीय संरचना होती है, ठीक है, अर्थात इसमें अस्थि अब्सेंट होती है, हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। परंतु अगर हम कुछ स्तनधारी देखें, कुछ स्तनधारी, जैसे अपन बात करें कि कुत्ते की बात करें, ब्लू व्हेल की बात करें, ठीक है, अपन जो चमगादड़ वगैरह है उनकी बात करें, तो उनके शीशन के अंदर क्या होता है, हड्डी पाई जाती है। यानी हम बात करें कुछ स्तनधारी जंतु, जैसे हम बात करें कुत्ता है, ठीक है, चमगादड़ है, चमगादड़ है, या फिर ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल, ठीक है। इनके शीशन में क्या होती है, इनके शीशन में हड्डी पाई जाती है। शीशन कैसा होता है, अस्थि युक्त होता है, अस्थि युक्त, ठीक है। और उस अस्थि को क्या बोलते हैं, देखो हड्डी को तो बोलते हैं अस्थि को, अस्थि को तो बोलते हैं बेकुलम, क्या बोलते हैं उसको, अस्थि को बेकुलम बोलते हैं। और अस्थि युक्त शीशन को क्या बोलते हैं, ओसोपेनिस, ठीक है, अस्थि युक्त शीशन को क्या बोला जाएगा, ओसोपेनिस, ओसोपेनिस, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मानव शीशन तो एक पेशीय संरचना होती है, ठीक है, और उसमें कोई अस्थि वगैरह नहीं होती। लेकिन कुछ स्तनधारी जंतु, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, चमगादड़ है, या ब्लू व्हेल है, ठीक है, उनके शीशन में क्या होती है, हड्डी पाई जाती है।
और उस हड्डी को क्या बोलते हैं, उस अस्थि को क्या बोलते हैं, बेकुलम। ठीक है, और अस्थि युक्त सीसन को क्या बोलते हैं, ओसोपेनिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपन सहायक जनन ग्रंथियों की चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, अब तक जो हम सहायक जनन अंग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने बात की थी प्राथमिक जनन अंग। नर मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग होता है टेस्टिस, वृषण एक जोड़ी थे। फिर हम बात कर रहे थे सहायक जननांगों में अधिवृषण पढ़ा, एपिडाइमिस। ठीक है, वैसा डिफरेंस पढ़ा, शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके अलावा आज हमने मूत्र मार्ग है उसको डिस्कस किया। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था ये पेनिस या सीसन। ठीक है, अब जो अगला जो अपना डिस्कशन चलता है वो मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, तो देखो सहायक जनन ग्रंथियां कितनी हैं, तो नर मनुष्य में सहायक जनन ग्रंथियां होती है 3। ठीक है, उनको एक साथ देख लेते हैं अपन। नर मनुष्य में सहायक जनन ग्रंथियां मतलब ऐसी जनन ग्रंथियां या ऐसी ग्रंथियां जो जनन क्रिया में सहायता करती हैं। ठीक है, वे सब क्या होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, देखो इसकी डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना जो अगला टॉपिक है वो है इसमें नर जनन तंत्र के अंतर्गत ही अगला जो टॉपिक है अपना वो है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, एक मिनट। सहायक जनन ग्रंथियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, देखो सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं नर मनुष्य में, तो सहायक जनन ग्रंथियां जैसे हम बात करें, नंबर 1 शुक्राशय। शुक्राशय, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है यूट्रस मैस्क्यूलाइनस। इसी का दूसरा नाम होता है यूट्रस मैस्क्यूलाइनस। ठीक है, अगली जो सहायक जनन ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अगली जो एक और सहायक जनन ग्रंथि मानी गई है वो मानी गई है काउपर्स। काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ही होता है, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, इसको काउपर्स ग्लैंड या वल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, वल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये मानते हैं। देखो सुनो, इसको कंदमूत्र जननपथ भी बोलते हैं, कंदमूत्र जननपथ ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका एक और नाम होता है कंदमूत्र जननपथ ग्रंथि। ठीक है, बाकी काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको मैंने। देखो सुनो, अब हम देखो शॉर्टली तैयारी का हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था इसी क्लास में। ठीक है, जैसे मान लो ये पार्ट हो गया, ऊपर से क्या आ रही है, इसमें मूत्र वाहिनी आ रही है। ठीक है, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहां से निकल रही है इसमें मूत्र वाहिनी, यूरिनरी डक्ट भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं इसको। ठीक है, फिर ये जा रही है इधर से, ये जा रही है शुक्र वाहिनी। क्या जा रही है, शुक्र वाहिनी जा रही है। ठीक है, देखो
ये है मान लो इसमें जाने वाली शुक्रवाहिनी। ठीक है, अब शुक्रवाहिनी जो होती है इसके चारों तरफ लूप बनाती हुई जाती है ऐसे। ठीक है, फिर इस प्रकार से फूला हुआ इसका भाग। ठीक है, ये फूला हुआ भाग बन गया साहब शुक्राशय। क्या बन गया ये? शुक्राशय। ठीक है, और यहां से नलिका निकल गई स्खलन वाहिनी। ठीक है, और स्खलन वाहिनी मिलकर के क्या बना रही है? मूत्र मार्ग। इस प्रकार से बनना ये इस प्रकार से। इसको रफली देख रहे हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया इधर से वृषण वाला पार्ट। ठीक है, और यहां से ये जा रही है मूत्रवाहिनी। ठीक है, इस प्रकार जा रही है, यानी मूत्र मार्ग के लूप बनाती हुई जाती है। ठीक है, ये हो गया टेस्टिस वाला पार्ट। अब देखो इसका मोटा मोटा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हम बात कर रहे थे कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? पेनिस। क्या बोल रहे हैं? पेनिस। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं? यूरेथ्रल मीयर्स। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है टेस्टिस। ये जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं वैसा डिफरेंस। ठीक है, और ये हो गया सेमाइनल वेसिकल। ये है इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट पूरा हो गया यूरेथ्रा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो हम बात करें शुक्राशय। ठीक है, तो शुक्राशय कौन सी ग्रंथि है? ये शुक्राशय। अब ध्यान से देखना इस चीज को कि शुक्राशय की कई बार स्थिति पूछ लेता है। ठीक है, तो पीछे की तरफ ये क्या है? पीछे की तरफ ये जो पार्ट है ये होता है मलाशय, रेक्टम। मलाशय यानी रेक्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शुक्राशय जो वाला भाग है। ठीक है, शुक्राशय जो ग्रंथि है, ठीक है, ये किसका मतलब किससे उद्भव माना गया है? तो इसका उद्भव माना गया है भाई, इसका उद्भव माना गया है भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं से। भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं से। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा कि सर्टोली सेल जो होती है, सर्टोली सेल्स, वो हमारी मतलब कुछ हार्मोन्स का भी स्रावित करती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती हैं, और वो इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? एक तरह से भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं का विकास रोकता है। लेकिन ये जो शुक्राशय है ये गर्भाशय जैसी स्ट्रक्चर मानी गई है नर मनुष्य में। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं से इसका उद्भव माना गया है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं ये एक जोड़ी। यानी हम कहें कि दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनी होती हैं वे दोनों मिलकर के अलग अलग शुक्राशय का निर्माण करती हैं। ठीक है, और वो दोनों शुक्राशय से आने वाली जो स्खलन वाहिनी है वो इसमें आकर खुलती है मूत्रवाहिनी में। ठीक है, तो एक जोड़ी होती है संख्या में, ध्यान रखना। शुक्राशय ग्रंथियां कितनी होती हैं? एक जोड़ी होती है। इसके अलावा स्थिति देखें अगर, तो स्थिति बता सकते हैं आप मूत्राशय तथा मलाशय के बीच, देह गुहा में कहा? मूत्राशय और मलाशय के बीच। यानी इसको मैं यहां से लिख दूं कि स्थिति देखें अगर मान लो इसकी। ठीक है, स्थिति तो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच, मूत्राशय व मलाशय के बीच, मलाशय के बीच स्थित होती है। ठीक है, अब देखो उद्भव किससे माना गया इसका? भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं से। संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। कहाँ स्थित होती है? तो हमारी देह गुहा में मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में स्थित होती है एक जोड़ी, जो शुक्राशय ग्रंथियां हैं वो। अब प्रोस्टेट ग्रंथि की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि भाई प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है संख्या में क्या होती है? एक होती है।
लेकिन ये अनेक पिंडों में बटी होती है इस प्रकार से, ठीक है ना, अनेक पिंडों में क्या होती है, बटी होती है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यानी पुरुष ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में कितनी मानी गई है, संख्या में एक, संख्या में कितनी होती है, ये एक होती है, संख्या में एक होती है केवल, ध्यान रखना इसको। ये अयुग्मित संरचना है, ठीक है। आकार में कैसी होती है ये, आकार में होता है इसका सिंघाड़े जैसी, सिंघाड़े जैसे आकार की होती है, ठीक है। अनेक पिंडों में बटी होती है, ध्यान रखना इसको, ये अनेक पिंडों में बटी होती है। और मूत्र मार्ग इसके बीच में से होकर गुजरता है, जैसे मान लो मूत्र मार्ग इसके बीच में से इस प्रकार से गुजरता है ऐसे, ठीक है। तो चारों तरफ क्या होगी, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, ठीक है। उसके बीच में से क्या गुजर रहा है, मूत्र मार्ग गुजर रहा है, ठीक है। सिंघाड़े जैसी अनेक पिंडों में बटी होती है ये। इसका अगर आकार देखें तो इसका आकार देखो शुक्राशय का आकार, संकुचनशील थैलेनुमा होता है, ठीक है, संकुचनशील थैलेनुमा, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो काउपस ग्लैंड है वो कहाँ है, तो काउपस ग्लैंड की बात करें मान लो, तो काउपस ग्लैंड भी क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होती है, और ये एक जोड़ी होती है, क्या होती है, ये एक जोड़ी होती है, ये होती है काउपस, काउपस ग्लैंड, ठीक है। यानी ये जो अपन बोल रहे हैं कि गंधमूत्र जननपथ ग्रंथि या काउपस ग्रंथि, बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, ये कितनी होती है, ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, ठीक है। आकार में कैसी होती है, बल्बनुमा, बल्बनुमा होती है, ठीक है। कहाँ होती है, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ होती है, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ होती है, ठीक है। जबकि ये कहाँ होती है, इसकी स्थिति देखें तो देखो मूत्राशय से नीचे, मूत्राशय से नीचे होती है, और मूत्राशय से नीचे, इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो है मूत्र मार्ग के चारों तरफ होती है, मूत्र मार्ग के चारों तरफ, मूत्र मार्ग के चारों तरफ होती है ना। स्थिति देख ली भाई, पहले तो संख्या में देखो एक जोड़ी, संख्या में एक, फिर एक जोड़ी, ठीक है। फिर इसका उद्भव माना गया भ्रूणीय मलेरिया नलिकाओं से, इसका इनका उद्भव एक तरह से नरजनन तंत्र के अंतर्गत ही होता है। फिर इसका आकार कैसा है, संकुचनशील थैलेनुमा, इनका आकार कैसा, सिंघाड़े जैसा, अनेक पिंडों में बटी होती हैं, प्रत्येक पिंड से पतली पतली वाहिनी निकल करके और मूत्र मार्ग में आकर खुल जाती है। ये भी एक जोड़ी होती है, बल्ब जैसी होती है, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ होती हैं, गुब्बारे जैसी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, या इनको बोल दो कि गुब्बारे जैसी होते हैं, बैलून शेप्ड, गुब्बारे नुमा, बैलून शेप्ड होती हैं, ठीक है। और ये मूत्र मार्ग के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। फिर बात आती है, यानी प्रोस्टेट से नीचे होती है ये। फिर बात करें अपन इनकी जो विशेषताएं हैं, इन ग्रंथियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो इन ग्रंथियों के बारे में, पहले बात तो इनकी संख्या स्थिति वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरी इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो शुक्राशय ग्रंथि जो होती है ना, शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, उसका जो स्राव होता है, उसका जो स्रावी पदार्थ होता है, सिक्रेटरी मटेरियल जो होता है, वो कैसा होता है, वो होता है हल्के पीले रंग का, ठीक है। इसका जो स्रावी पदार्थ माना गया है, इसका स्रावी पदार्थ, ठीक है, इसका स्रावी पदार्थ कैसा माना गया है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसका जो स्रावी पदार्थ है, ठीक है, कैसा माना गया है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है। और ये वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो ये वीर्य का लगभग 70 से 75% भाग बनाता है, वीर्य का 70 से 75% भाग बनाता है, ठीक है। शुक्राशय द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये स्रावी पदार्थ है जो हल्के पीले रंग का, इसको क्या बोलेंगे, शुक्राशय द्रव्य, शुक्राशय द्रव्य, ठीक है। यानी शुक्राशय द्रव्य जो होता है ये वीर्य का 70 से 75% भाग बनाता है, हल्के पीले रंग का होता है। और प्रोस्टेटिक द्रव्य जो होता है, प्रोस्टेटिक द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य, ठीक है, ये कैसा होता है, ये गाढ़े सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाता है, वीर्य का 20 से 25% भाग बनाता है प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ है, प्रोस्टेटिक द्रव्य, ठीक है।
फिर काउपर्स ग्रंथि का जो तरल पदार्थ होता है, इसका जो तरल पदार्थ है, ठीक है, इसका जो तरल पदार्थ है, ठीक है, वो वीर्य निर्माण में भाग नहीं लेता है, ध्यान रखना, यानी वीर्य का निर्माण नहीं करता है, ये वीर्य निर्माण में भाग नहीं लेता, वीर्य निर्माण नहीं करता है, ठीक है। सीमन या वीर्य क्या होता है, कई बार ये बात आ जाती है, तो सीमन या वीर्य, देखो सुनो, वीर्य या सीमन क्या होता है, तो आप बताएंगे इसके बारे में कि जैसे शुक्राशय द्रव्य, शुक्राशय द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य प्लस, यानी ये सब मिल जाते हैं, और शुक्राणु, शुक्राणु ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं वीर्य, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं भी, ठीक है ना, शुक्राशय द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य और शुक्राणु, ठीक है। तो इसका जो काम है, फिर इसका काम क्या है, देखो इसका जो कार्य होता है ना, मेन फंक्शन जो होता है वो होता है मैथुन के समय, जैसे ही मैथुन के समय, मैथुन के समय क्या काम करता है, देखो जैसे ही मैथुन के प्रति उत्तेजना जागृत होती है नर मनुष्य में, तो ये क्या करते हैं, ये क्षारीय तरल का स्राव करती है ना, गुब्बारेनुमा जो ग्रंथियां हैं, काउपर्स ग्रंथियां, ये एक क्षारीय तरल का स्राव करती हैं, और वो क्षारीय तरल क्या करेगा, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन कर देता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन। एक दूसरा इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये मूत्र मार्ग को नम चिकना बना देता है, जिससे शुक्राणु आसानी से प्रवाहित हो सके, यानी शुक्राणुओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देता, मूत्र मार्ग को क्या करता है, नम गीला चिकना बना देता है। इसके अलावा यह मैथुन के समय मादा जो योनि मार्ग होता है, ठीक है, उस मादा योनि मार्ग को भी क्या करता है, चिकना बना देता है, ताकि मैथुन के प्रति क्या हो जाए, शुभमता उत्पन्न हो सके। तो मैथुन के समय ये काम करता है, ठीक है। इस ग्रंथि को मादा की जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है, मादा में जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है उसके समान माना गया है, बार्थोलिन ग्रंथि के समान कार्य करती है ये, है ना। मादा मनुष्य के अंदर भाई दो सहायक जनन ग्रंथियां वहां पर भी, एक तो स्तन ग्रंथि और एक बार्थोलिन ग्रंथि। तो बार्थोलिन ग्रंथि का काम भी यही होता है ना, कि मादा जो जनन मार्ग है उसको नम चिकना बनाए, ताकि मैथुन के प्रति क्या हो सके, शुभमता उत्पन्न हो सके, ठीक है। अब देखो इनका जो शुक्राशय है या शुक्राशय द्रव्य है और एक प्रोस्टेटिक द्रव्य है, इनके क्या कार्य हैं, तो इनके कार्य पढ़ते हैं अपना अलग से। देखो शुक्राशय द्रव्य जो होता है ना, शुक्राशय द्रव्य वो ये मान लो आप कि नर मनुष्य में शुक्राशय द्रव्य के अंदर जैसे फ्रक्टोज है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, सेमीग्लोबिन्स प्रोटीन है, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो शुक्राशय द्रव्य होता है, शुक्राशय ग्रंथि द्वारा स्रावित, ठीक है, शुक्राशय द्रव्य, है ना, ये बात हम जानते हैं कि यह वीर्य का 70 से 75% भाग बनाता है, ठीक है, शुक्राशय द्वारा स्रावित होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर एक तो होता है फ्रक्टोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक क्या होता है, एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। एक क्या होता है, एक होता है सेमीग्लोबिन प्रोटीन, सेमीग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। फ्रक्टोज शर्करा है ये, जिसको अपन फ्रूट शुगर मानते हैं, फल शर्करा, ठीक है। ये क्या करती है, ये स्पर्म्स को, स्पर्म्स शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एटीपी के रूप में क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है भाई, ठीक है। यानी अगर मान लो ये पूछा जाए कई बार, जैसे मतलब प्रश्न उठ जाते हैं कई बार कि मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां फ्रक्टोज का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो नर और मादा मनुष्य की हम बात करें तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुक्राशय वो भाग है जहां फ्रक्टोज का संश्लेषण होता है, और मानव जो वीर्य होता है, मानव वीर्य, ठीक है, वीर्य में क्या मिलता है, फ्रक्टोज शुगर मिलती है, ठीक है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। इसीलिए जो रेप केस होते हैं, रेप केस
ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है मादा जनन मार्ग में, इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है, अन्यथा रेप की पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, हालांकि और भी अनेक कारण होते हैं रेप केसेस के अंदर। ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज टेस्ट करते हैं मेनली उसके अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या करती है, शुक्राशय द्रव्य के अंदर स्पर्म्स को एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका क्या काम होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका काम होता है मैथुन के समय, मैथुन के समय मादा के जो गर्भाशय वाला भाग होता है, ठीक है, यानी मादा गर्भाशय, मादा गर्भाशय, मादा गर्भाशय में 3 पार्ट होते हैं, 3 स्तर होते हैं। बाहर वाला क्या होता है, पेरीमेट्रियम, मध्य वाला क्या होता है, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। तो मादा गर्भाशय का जो मध्य वाला भाग होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, उस मायोमेट्रियम में क्या करवाता है, ये संकुचन करवाता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, मादा गर्भाशय के जो मायोमेट्रियम वाला पार्ट होता है, परत होती है, भाग, उसमें संकुचन करवाता है सर, ताकि मतलब शुक्राणुओं की गति जो है वो तेजी से बढ़ सके मादा जनन मार्ग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। सेमीग्लोबिन प्रोटीन है, ये भी एक तरह से पोषक पदार्थ का रूप में काम करता है। ठीक है, फिर बात करें अपन प्रोस्टेटिक द्रव्य की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन चीजों को। प्रोस्टेटिक द्रव्य के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टेटिक द्रव्य के अंदर भी बहुत सारे, जैसे हम कहें फॉस्फेटेज है, सिट्रेट है, स्पर्मिन है। ठीक है, जैसे हम बात करें प्रोस्टेटिक द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का जो तरल पदार्थ है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है फॉस्फेटेज, ठीक है, सिट्रेट, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, स्पर्मिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है, इत्यादि होते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना है फाइब्रिनोलाइसिन का काम क्या है, तो इसका काम होता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में स्पर्म्स, स्पर्म्स के स्कंदन को रोकना, स्कंदन को रोकना, यानी यहां पर स्पर्म जो है वो जम न जाए, तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है, फाइब्रिनोलाइसिन करता है। यानी यूरेथ्रा में अगर मान लो मूत्र मार्ग में कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पर स्पर्म जम सकते हैं, तो उसको रोकता है कौन, फाइब्रिनोलाइसिन रोकता है। स्पर्मिन, इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म्स के अंदर, स्पर्म्स में इन्फेक्शन को रोकते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। ठीक है, यानी स्पर्म में या शुक्राणु में किसी प्रकार के संक्रमण ना हो जाए, उसको रोकने का काम करते हैं। लाइसोजाइम, इसका भी एक तरह से हम कहीं भी अगर मान लो मूत्र मार्ग के अंदर किसी प्रकार के हानिकारक अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से जो प्रोस्टेट द्रव्य है, शुक्राशय द्रव्य है, और स्पर्म जो शुक्राणु आ रहे हैं, ठीक है, यहां से चल के, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो सब मिलकर के शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य या सीमन बनाते हैं। ठीक है, ये था अपने सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, आज की जो क्लास थी उसके अंदर में सहायक जनन ग्रंथि से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो की हैं, और साथ ही जो पेनिस है और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, ठीक है, उन सबको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़्यादा अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, और आपके जो फ्यूचर के लिए या कहीं पर 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे होते हैं विदा। ओके।